नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद किताब पर बात करने वाली हैं। जी डॉक्टर रायन बेदी की डीकोलोनाइज इंडिया, री इमेजिन ए न्यू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। बिल्कुल, नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। हाँ, नाम ही बताता है कि ये किताब भारत के मौजूदा संविधान पर सवाल उठा रही है और एक बिल्कुल नए संविधान की बात कर रही है। जी, एक नए सिरे से सोचने की बात। तो आज हम इसी किताब के कुछ अहम हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि लेखक मतलब डॉक्टर बेदी मौजूदा संविधान की क्या आलोचना करते हैं, इसकी जो औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल जड़ें हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, जी और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि भारत को अपनी मिट्टी, अपने मूल्यों पर आधारित एक नए संविधान की जरूरत है। बिल्कुल। वैसे आपको बता दें, डॉक्टर बेदी सिर्फ लेखक नहीं है, वो शिक्षक है, उद्यमी है, कला प्रेमी भी है। यूसी सांता क्रूज से पीएचडी, आईआईटी कानपुर से मास्टर्स और फुलब्राइट स्कॉलर भी रहे हैं। जी, उनकी पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। हाँ, और ये किताब उनके एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, डीकोलोनाइज इंडिया, अ न्यू फ्रीडम डे, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अ न्यू पीनल कोड एंड ए न्यू भारत। काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगता है तो चलिए पता लगाते हैं कि इस किताब में क्या खास है। जरूर। तो किताब की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि हमारा संविधान, जिसकी हम अक्सर तारीफ करते हैं, जी बिल्कुल, वो असल में अपनी जड़ों से मतलब भारतीय जड़ों से कटा हुआ है। लेखक का कहना है कि ये काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है। हाँ, जो अंग्रेजों ने बनाया था। बिल्कुल, और इसीलिए ये सही मायने में भारत की आत्मा, यहाँ के लोगों की सोच या उनकी जरूरतों को नहीं दिखाता। ये उनका मुख्य तर्क है। वो कहते हैं कि संविधान पर कॉलोनियल असर बहुत गहरा है। ये न तो पूरी तरह लोकतांत्रिक है, न धर्मनिरपेक्ष, और हजारों साल पुरानी हमारी वैदिक परंपराओं से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। जी, ये पॉइंट्स उठाए गए हैं समीक्षा में। और एक और दिलचस्प बात जो किताब उठाती है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही कहा। इसमें अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जी हाँ, 100 से भी ज्यादा। सोचिए, अमेरिका के संविधान में 250 साल में सिर्फ 26-27 संशोधन हुए हैं। हाँ, ये तुलना काफी ध्यान खींचती है। तो क्या ये दिखाता है कि इसमें शुरू से ही कुछ कमी थी या जरूरतें बदलती रहीं? बिल्कुल, और किताब सिर्फ हवा में बातें नहीं करती, बल्कि मौजूदा संविधान की कई ठोस आलोचनाएं पेश करती है। पहली और सबसे बुनियादी आलोचना ये है कि इसे सचमुच हम भारत के लोगों ने नहीं बनाया। अच्छा, कैसे? जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। हाँ, ये बात तो है। वोटिंग का अधिकार बहुत सीमित था, मुश्किल से 10-15% आबादी को। ओह, बस इतना? जी, यानी इसे बनाने का फैसला कुछ गिने चुने लोगों ने लिया। आम जनता की सीधी राय या वोटिंग, जिसे जनमत संग्रह या रेफरेंडम कहते हैं, उसके बिना ही इसे लागू कर दिया गया। तो बनाने की प्रक्रिया पर ही एक बड़ा सवाल है। जी हाँ। और क्या मुद्दे उठाए गए? प्रस्तावना, प्रियम्बल को लेकर भी कुछ कहा गया है ना? हाँ, प्रस्तावना का मुद्दा भी अहम है। देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द मूल संविधान जो 1949 में बना उसमें नहीं थे। अच्छा, ये तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जी, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, इमरजेंसी के दौरान। ओके। लेकिन आज इन्हें ऐसे पेश किया जाता है मानो ये शुरू से ही थे। किताब इसे एक तरह की कानूनी जालसाजी या लीगल फोर्जरी तक कहती है। अरे, ये तो काफी मजबूत शब्द है। जी, और सुझाव देती है कि इसे ठीक किया जाना चाहिए, शायद एक नोट के साथ या स्पष्टीकरण देकर कि ये शब्द बाद में जोड़े गए। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। और क्या संविधान वाकई उन सिद्धांतों पर खरा उतरता है जिनका वो दावा करता है, जैसे समाजवाद? यही अगला सवाल किताब उठाती है। क्या भारत वास्तव में समाजवादी है? हाँ, कहने को तो है प्रस्तावना में। पर हकीकत तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था मिलीजुली है, मिक्स्ड इकोनॉमी, अमीर गरीब के बीच खाई बहुत बड़ी है। वो तो है। प्राइवेट सेक्टर का दबदबा बढ़ता जा रहा है, और 1991 के बाद से तो उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की नीतियां अपनाई गई हैं। तो ये सब बातें समाजवादी होने के दावे से कैसे मेल खाती हैं? वही तो किताब कहती है, ये मेल नहीं खाती। और लोकतंत्र के बारे में क्या? डेमोक्रेसी, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन क्या किताब इस पर भी सवाल उठाती है? हाँ बिल्कुल, किताब पूछती है कि क्या हम वाकई उतने लोकतांत्रिक हैं जितना हम मानते हैं। क्यों? क्या कमियां हैं?
देखिए, हमारी चुनावी प्रणाली, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही 50% से कम हो। जी हाँ, इसमें अपनी कमियां हैं। कई बार कम वोट पाकर भी पार्टियां सरकार बना लेती हैं। फिर राजनीतिक वंशवाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार, सत्ता का कुछ ही हाथों में सिमटना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हाँ, ये सब मुद्दे तो उठते रहते हैं। और नागरिकों की आज़ादी पर लगने वाली पाबंदियां, जैसे कि देशद्रोह कानून, सेडिशन लॉ, या फिर यूएपीए और एनएसए जैसे कानून, जिनका दुरुपयोग होने की भी बातें होती हैं। बिल्कुल। किताब के अनुसार ये सब चीजें हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती हैं। और धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इस पर तो भारत में हमेशा बहस होती रहती है। किताब का क्या कहना है इस पर? किताब इस पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। तर्क ये है कि असली धर्मनिरपेक्षता का मतलब होना चाहिए कि सरकार का धर्म से कोई लेना देना ना हो और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी। जी। फिर कुछ राज्यों में सरकारें सिर्फ हिंदू मंदिरों का प्रबंधन करती हैं, HRCE एक्ट के तहत, दूसरे धर्मों के स्थलों का नहीं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले विशेष शिक्षण संस्थान चलाने के अधिकार। हाँ, वो तो अब बंद हो गई है। जी, लेकिन पहले थी। और धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, जैसे शाहबानो केस का उदाहरण दिया गया है। किताब का मानना है कि ये सब बातें सच्ची धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के खिलाफ जाती हैं। तो किताब ये कह रही है कि सेक्युलरिज्म का पालन ठीक से नहीं हो रहा। हाँ, और वो ये भी तर्क देती है कि कुछ प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 29, 30, 25 के 2B, 29A, ये विशेष समूहों के पक्ष में दिखते हैं। और इससे बहुसंख्यक समुदाय में, मतलब हिंदू समुदाय में, ये भावना पैदा होती है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है। ओह, तो ये आलोचनाएं तो काफी गहरी हैं, संविधान की नींव तक जाती हैं। जी बिल्कुल। अब जरा इस कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक विरासत वाले पहलू पर आते हैं। किताब कहती है कि हमारे कानून और सिस्टम अंग्रेजों के जमाने के हैं। बिल्कुल। किताब इस बात पर जोर देती है कि जैसे हमारा पुराना इंडियन पीनल कोड, IPC था, जो 1860 में बना था। हाँ, मैकॉले का बनाया हुआ। जी, वो असल में अंग्रेजों ने हम पर राज करने, हमें प्रजा यानी सब्जेक्ट बनाकर काबू में रखने के लिए बनाया था। अब हाल में इसमें सुधार करके भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लाया गया है। कहा गया है कि इसका मकसद कॉलोनियल मानसिकता से मुक्ति पाना है। जी, ये तो सरकार कह रही है। लेकिन लेखक सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ नाम बदल देना या कुछ बदलाव कर देना काफी है? क्या बुनियादी ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो अभी भी वही पुराना गुलामी के दौर का नहीं है? और अगर है, तो क्या हम सचमुच आजाद हैं? ये सवाल उठता है। बिल्कुल, यही सवाल किताब उठाती है। तो सबसे बड़ा असर किस चीज का रहा? किताब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र बार बार आता है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का असर सबसे ज्यादा बताया गया है। हमारे संविधान का पूरा ढांचा, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसे संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं, गवर्नर का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बनावट, राज्यों का प्रशासन कैसे चलेगा, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, जी, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरियाज, पैसों का बंटवारा, फाइनेंशियल रिलेशंस, सरकारी नौकरियां, सिविल सर्विसेज, यहां तक कि इमरजेंसी लगाने के प्रावधान, ये सब वहीं से लिए गए हैं। बहुत हद तक ये सब 1935 के एक्ट से भारी रूप से प्रभावित हैं, या कह सकते हैं सीधे लिए गए हैं। किताब सर सैमुअल होरे को इसका मुख्य आर्किटेक्ट बताती है। अच्छा। और इस एक्ट के जरिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के कानूनों का असर भी हम पर बना रहा। मतलब एक तरह से लेयर पर लेयर है गुलामी की विरासत की। कुछ ऐसा ही किताब दर्शाती है। और ब्रिटेन के अपने संविधान का भी असर रहा होगा। बिल्कुल। हमारी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट का असली मुखिया होना, जबकि राष्ट्रपति का पद ऑलमोस्ट ब्रिटिश राजा या रानी की तरह नाम मात्र का, सेरेमोनियल होना। हाँ, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग। जी, ये ब्रिटेन से लिया गया है। गवर्नर की भूमिका और चुनाव आयोग की बनावट पर भी ब्रिटिश असर दिखता है। और दुनिया के दूसरे देशों से भी कुछ लिया गया है। उधार का थैला भी कहते हैं कई लोग। हाँ, किताब भी इस बात का जिक्र करती है कि कई देशों से चीजें ली गई हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जी, कोर्ट द्वारा कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति यानी जुडिशियल रिव्यू, और संसद से जुड़े कुछ पहलू। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, इसके दिशा निर्देश। पूर्व सोवियत संघ USSR से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बाद में जोड़े गए। हाँ, वो भी इमरजेंसी के टाइम पे। जी,
कनाडा से केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों के बंटवारे की कुछ बारीकियां, खासकर मजबूत केंद्र वाला मॉडल। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करने की आजादी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। और जर्मनी से वाइमर जर्मनी यानी पुराना जर्मनी, वहां से इमरजेंसी के प्रावधान, खासकर मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन। बाप रे, तो मतलब दुनिया भर से लिया गया है। किताब कोई अंदाजा देती है कि किसका कितना असर है? हाँ, किताब एक रफ एस्टिमेट देती है। ब्रिटिश असर लगभग 40-50%, अमेरिकी 20-30%, आयरिश, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई हर एक का 5-10% और प्राचीन भारतीय सोच का असर सिर्फ 5-10%। सिर्फ 5-10%? ये तो बहुत कम है। जी, किताब के अनुसार तो यही है। और जिन लोगों ने ये संविधान बनाया, उनकी अपनी सोच, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी तो असर पड़ा होगा। त्रुजी, BN राव, अयंगार, अय्यर, KM मुंशी जी, ये सब ज्यादातर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में पढ़े लिखे थे, वेस्टर्न लिबरल थॉट से प्रभावित थे। हाँ, जाहिर है। तो उनकी सोच पर उस सिस्टम का गहरा असर था। BN राव का जिक्र खासतौर पर करना जरूरी है, जो संविधान के सलाहकार थे। उन्होंने शुरुआती मसौदा तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया था। किताब ये नहीं कह रही कि उनकी नीयत खराब थी या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, बस ये कि उनकी पृष्ठभूमि और शिक्षा ने उनके नजरिए को, उनके पर्सपेक्टिव को प्रभावित किया। समझ गई। तो इतनी सारी आलोचनाएं और कॉलोनियल असर गिनाने के बाद किताब क्या रास्ता सुझाती है? सिर्फ नुक्ताचीनी करती है या कोई हल भी बताती है? नहीं, हल बताती है। और ऐसा लगता है किताब सिर्फ मौजूदा ढांचे में पैबंद लगाने, मतलब अमेंडमेंट करने की बात नहीं कर रही है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव चाहती है। हाँ, यही इस किताब की सबसे बड़ी और कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है। ये सिर्फ संशोधन या सुधार की बात नहीं करती, बल्कि एक बिल्कुल नया संविधान बनाने का आह्वान करती है। बिल्कुल नया, स्क्रैच से। जी हाँ, एक ऐसा संविधान जो भारत की अपनी जड़ों, अपने हजारों साल पुराने ज्ञान और मूल्यों पर आधारित हो। जैसे कि इसमें मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्रों का जिक्र है, वैदिक काल की सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र है, राजा को प्रजा का सेवक मानने वाली सोच, ऋग्वेद के उदाहरण दिए गए हैं। अच्छा, वो चीजें जिन्हें संविधान बनाते समय लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था, ऐसा किताब का मानना है। और कोई मॉडल भी सुझाया है? हाँ, किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार द्वारा बनाए गए संविधान को भी एक संभावित वैकल्पिक मॉडल के तौर पर देखती है। ये तो सचमुच बहुत बड़ी बात है। एक नया संविधान जी। और एक और चौंकाने वाला प्रस्ताव है किताब में, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की जगह 30 दिसंबर को मनाने का। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क ये है कि 15 अगस्त 1947 को हमें जो मिला, वो पूरी आजादी नहीं थी। वो डोमिनियन स्टेटस था, यानी हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। हाँ, माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे। जी। साथ ही वो दिन देश के बंटवारे के भयानक दर्द और हिंसा से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। इसके विपरीत 30 दिसंबर 1943 वो तारीख है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार ने अंडमान में तिरंगा फहराया था, पोर्ट ब्लेयर में। जी। और वो बिना किसी शर्त के पूरी आजादी का प्रतीक था, ऐसा किताब का तर्क है। तो किताब कहती है कि वही हमारा असली स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। और क्या किसी और देश ने ऐसा किया है, अपना स्वतंत्रता दिवस बदला हो? हाँ, किताब उदाहरण देती है, कजाकिस्तान, फिलीपींस, घाना ने अपने स्वतंत्रता दिवस बदले हैं। अच्छा। किताब ये भी सुझाव देती है कि 15 अगस्त को बंटवारे की त्रासदी की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ओह, ये तो बहुत ही अलग सोच है तो वाकई सोचने वाली बात है। तो ये जो नया संविधान बनाने की बात है, उसमें क्या खास होगा? कैसा होगा वो संविधान? कुछ बताया है? हाँ, किताब में इसका एक खाका, एक ड्राफ्ट भी परिशिष्ट में दिया गया है। ये नया संविधान धर्म पर आधारित होगा। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन है या कुछ और? नहीं, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से ज्यादा व्यापक है। कर्तव्य, नैतिकता, सही आचरण, राइचियसनेस। हाँ। साथ ही सर्वोदय यानी सबका उदय, सबका विकास और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों पर ज्यादा जोर देगा। गांधी जी वाली सोच। हाँ, उसका प्रभाव दिखता है। ये कोशिश करेगा कि हमारी पारंपरिक सोच और मूल्यों को आज के जमाने के अधिकारों के साथ जोड़ा जाए। क्या कुछ खास बातें बता सकते हैं इस प्रस्तावित संविधान की? जी, इसमें एक नई प्रस्तावना होगी, नागरिकता के साफ नियम होंगे, चुनाव जीतने के लिए पूर्ण बहुमत यानी 50% से ज्यादा वोट जरूरी होना। ये तो बड़ा बदलाव है FPTP से। बिल्कुल। चुने हुए नुमाइंदों को वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल। नेताओं के लिए कार्यकाल की सीमा, टर्म लिमिट्स। शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति का अधिकार, जिसमें कहा गया है कि आपकी जमीन आपकी सहमति के बिना नहीं ली जा सकती।
और न्याय के पक्के अधिकार होंगे। शासन का ढांचा कैसा होगा? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, और पुलिस पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र संस्था, पुलिस ऑफ पुलिस, पीओपी, बनाने का प्रस्ताव है। अच्छा, पुलिस की भी पुलिस? जी, ताकि पुलिस की जवाबदेही तय हो सके। आर्थिक और सामाजिक नीतियों में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने को एक गंभीर फेडरल क्राइम बनाना। ये भी है। जी, महिलाओं और पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देना शामिल है। और सबसे अहम, हर 20 साल में संविधान की समीक्षा करने के लिए एक संवैधानिक समीक्षा समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी, सीआरसी, बनाने का प्रावधान भी है। हर 20 साल में समीक्षा? जी हाँ। तो नया संविधान मतलब नए कानून और नया प्रशासन भी। मौजूदा सिस्टम का क्या होगा? बिल्कुल। किताब कहती है कि सिर्फ संविधान बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने कानूनों और प्रशासनिक ढांचे को भी बदलना होगा। जैसे मौजूदा आईपीसी की जगह जो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता आई है, किताब उससे भी आगे जाने की बात करती है। अच्छा, बीएनएस से भी आगे। जी। कानून ऐसे हों जो नागरिकों की सेवा करें, उन पर शासन न करें, रूल न करें, सर्व करें। 5 बड़े सुधारों का सुझाव दिया गया है परिशिष्ट में। क्या है वो? पहला, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर फौरन और सख्त कार्रवाई हो और इसे संघीय अपराध बनाया जाए। दूसरा, कुछ गंभीर मामलों में सीबीआई जांच जरूरी हो। तीसरा, जहां बहुत सारे पीड़ितों जैसे मास विक्टिम केस, वहां केंद्र सरकार दखल दे। चौथा, भारतीय इतिहास को बचाने के लिए कानून बने। और पांचवा, सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वालों को कड़ी सजा, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले। किताब में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों से तुलना भी की गई है कि वहां नागरिक अधिकार, पुलिस की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है। ACLU, ECHR जैसे संगठनों का जिक्र है। और प्रशासन में क्या बदलाव? IAS, IPS का क्या? प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। मौजूदा IAS IPS सिस्टम, जिसे अंग्रेजों की विरासत माना गया है, उसे खत्म करके एक नई स्वतंत्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। पूरी तरह खत्म? जी, किताब यही कहती है। पुलिस की भर्ती स्थानीय स्तर पर हो, लोकलाइज्ड, अधिकारियों का कार्यकाल निश्चित हो, फिक्स्ड टेन्योर, शक्तियों को नीचे तक बांटा जाए, डिसेंट्रलाइजेशन, और पुलिस की जवाबदेही के लिए वही POP यानी पुलिस ऑफ पुलिस सिस्टम लागू हो। और इतिहास को बचाने की बात भी जोर देकर कही गई है, आपने पहले भी जिक्र किया। हाँ, ये एक और अहम मुद्दा है। किताब के परिशिष्ट और एक अध्याय में तर्क दिया गया है कि इतिहास, जिसके लिए इतिहासम शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको गलत तरीके से पेश करना या छिपाना एक संघीय अपराध होना चाहिए। क्यों इतना जोर इतिहास पर? किताब कहती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए ये जरूरी है। पेड़ का उदाहरण दिया गया है कि जड़ें मजबूत होंगी तभी पेड़ खड़ा रहेगा। फिनलैंड और ड्यूक यूनिवर्सिटी के कुछ अध्ययनों का हवाला भी दिया गया है। आजादी के बाद की शिक्षा नीति की आलोचना की गई है कि उसने कॉलोनियल नजरिए को जारी रखा, मुगलों और अंग्रेजों के इतिहास को ठीक से पेश नहीं किया, ऐसा किताब का मानना है। और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े मामले में सच को दबाने के आरोप भी लगाए गए हैं। तो एक नया संविधान, नए कानून, नया प्रशासन, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नया संविधान भी समय के साथ पुराना या अप्रासंगिक न हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था सोची गई है? हाँ, इसके लिए संवैधानिक नवीनीकरण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिन्यूअल का एक सिस्टम प्रस्तावित है। किताब का मानना है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज होना चाहिए, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, पत्थर की लकीर नहीं। जैसे फ्रांस, चिली में हाल में हुआ। जी, किताब उनका उदाहरण देती है जहां हाल में संविधान बदले गए या बदलने की कोशिश हुई। इसलिए समय समय पर, मतलब हर 20 साल में, CRC द्वारा इसकी पूरी तरह से समीक्षा और जरूरत पड़ने पर बड़े बदलाव यानी ओवरहॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मतलब 20 साल में पूरा संविधान बदला भी जा सकता है? सिद्धांत रूप में हाँ, अगर CRC और जनता ऐसा चाहे। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368, जो संशोधन प्रक्रिया बताता है, उसमें बदलाव का सुझाव है, ताकि बड़े बदलाव करना आसान हो और इसमें जनता की राय यानी जनमत संग्रह, रेफरेंडम भी शामिल की जा सके। लेकिन इसमें क्या चुनौतियां नहीं आएंगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मूल संरचना सिद्धांत है? बिल्कुल, किताब मानती है कि मौजूदा दिक्कतें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, यानी कोर्ट का मानना कि संविधान के कुछ बुनियादी हिस्सों को बदला नहीं जा सकता। हाँ। राजनीतिक खींचतान, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, और कोर्ट द्वारा हर चीज की समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। किताब कहती है इन सब से निपटने की जरूरत पड़ेगी। और एक और बात आपने कही थी, पीढ़ीगत समानता। जी, जेनरेशनल इक्विटी,
ये एक बहुत जरूरी बात कही गई है। यानी हर पीढ़ी को यह हक होना चाहिए कि वो अपने लिए शासन व्यवस्था चुन सके। किसी पिछली पीढ़ी का बनाया हुआ संविधान हमेशा के लिए क्यों बाध्यकारी हो, जैसा कि अमेरिकी विचारक थॉमस जेफरसन ने भी कहा था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर डॉक्टर बैद्य की ये किताब हमें सचमुच झक छोड़ती है। ये कहती है कि भारत को अपनी नींव पर, अपने फाउंडेशन पर गहराई से सोचना होगा। जी हाँ। गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटाना होगा और नए भारत के लिए एक ऐसा संविधान और व्यवस्था बनानी होगी जो सचमुच हमारी अपनी हो, गतिशील हो, डायनामिक हो, बिल्कुल, और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। हमारा मकसद आज इस किताब में दिए गए तर्कों और विचारों को आपके सामने जस का तस रखना था, ताकि आप खुद इस पर सोच सकें। ये स्रोत, खासकर ये किताब, निश्चित रूप से हमें अपनी बुनियाद पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। किताब एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत ही रैडिकल दृष्टिकोण सामने रखती है। लेकिन जैसा कि किताब खुद भी मानती है और जैसा अध्याय 27 में इसकी चर्चा भी है, इतने बड़े और बुनियादी बदलावों को हकीकत में बदलना, इतने विविध और बड़े लोकतंत्र में आम सहमति बनाना, कंसेंसस बिल्डिंग, और इसे लागू करने के लिए जरूरी राष्ट्रीय इच्छा शक्ति, नेशनल विल जुटाना, ये अपने आप में बहुत बड़े और गहरे सवाल खड़े करता है। ये रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।